हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 के क्लास 6 to 8 में जो 40 नंबर का समान अध्ययन पूछा गया था उसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये 40 नंबर का जो प्रश्न होता है ये कॉमन प्रश्न होता है, यानी ये एसएसटी और मैथ साइंस दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, ये कॉमन पेपर होता है तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 समान अध्ययन का पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको यकृत देखने को मिलेगा, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर प्लीहा माना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया की बात करते हैं तो ये किससे फैलता है, तो ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ से ये होता है। और किस परजीवी से होता है ये, तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से ये होता है। जो मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। और इसका वाहक मच्छर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मलेरिया का वाहक मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मलेरिया का वाहक मच्छर होता है। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। मलेरिया जो होता है ये मच्छरों से फैलता है। मलेरिया के परजीवी किसी वाहक के माध्यम से किसी व्यक्ति के रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं। मलेरिया के परजीवी किसी वाहक के माध्यम से, वाहक क्या है इसका, तो मादा एनाफ्लीज, यानी मादा एनाफ्लीज के माध्यम से किसी व्यक्ति के रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं। तत्पश्चात यकृत में पहुंच जाते हैं, जहां वे एक वर्ष तक निष्क्रिय रूप में रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, मलेरिया के जो परजीवी होते हैं पहले ये रक्त में पहुंचते हैं, उसके बाद यकृत में पहुंचते हैं, और यकृत में ये एक वर्ष तक निष्क्रिय रूप में रह सकते हैं। जब ये परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वे यकृत से निकलकर लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी को संक्रमित कर देते हैं। अंततः आरबीसी के माध्यम से प्लीहा में पहुंचकर संग्रहित होते हैं और प्लीहा को संक्रमित करते हैं। अतः हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है, तो प्लीहा। देखिए, जो मलेरिया के परजीवी होते हैं पहले रक्त में प्रवेश करते हैं, रक्त के बाद जो है यकृत में, और यकृत में एक वर्ष तक निष्क्रिय रूप में रह सकते हैं। जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो उसके बाद ये आरबीसी में पहुंचते हैं, और आरबीसी के माध्यम से तो ये प्लीहा को क्या करते हैं, प्लीहा में पहुंचकर संग्रहित होते हैं और प्लीहा को संक्रमित करते हैं। इसलिए बीपीएससी ने इसका आंसर ए माना है। ठीक है, प्लीहा। मलेरिया की दवा की बात करते हैं तो मलेरिया की दवा क्या है, तो कुनैन। कुनैन जो है मलेरिया की दवा है। और ये किस वृक्ष से प्राप्त होता है ये, तो सिनकोना नामक वृक्ष से ये प्राप्त होता है। ठीक है, सिनकोना नामक वृक्ष से जो है मलेरिया की दवा प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन ए 1968 में। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन सितंबर 1968 में आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन के अंतर्गत 16 जून 1969 को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका संधि प्रभाव में आया था। नेक्स्ट है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो मुरैना में। और मुरैना कहाँ पे है ये, तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी घड़ियालों के प्रजनन का एक बड़ा केंद्र है। इस अभ्यारण्य में विश्व की 80% घड़ियाल आबादी निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत
बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो ऑप्शन ए राजीव रंजन सिन्हा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में 29 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 29 सदस्य थे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ मनोनीत भी किया जाता था। सदस्यों को जो चुनाव होता था ये अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ को मनोनीत भी किया जाता था। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष बने। बाद में राजीव रंजन सिन्हा को इसका अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड का घटशिला किस खनिज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है। झारखंड का जो घटशिला है किस खनिज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मौजूद घाटशिला एक छोटा सा शहर है जो अपने खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है और घाटशिला में यूरेनियम और तांबा जैसे खनिजों का भंडार पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया था। चुनावी प्रतीक क्या था? इनका चुनावी प्रतीक क्या था? तो ऑप्शन सी क्रिकेट बैट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट बैट। ठीक है, नेक्स्ट, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। करा, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समानांतर क्रम। पूछा जाता है जो हमारे घरों में बिजली के उपकरण होते हैं जैसे पंखे हो गए, बल्ब हो गए, ये किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो ये भी जो है समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, कितने वर्षों में, मैथ का प्रश्न है, कितने वर्षों में 7508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12.5 वर्ष। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका सॉल्व दिया है, इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 0.03125 का होल घात दिया है, घात दिया 2/5 का मान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1/4। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? करा, कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉर्च बल्ब। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैर ओहमिक प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करता है। उदाहरण के लिए अर्धचालक, डायोड, थर्मिस्टर और प्रकाश निर्भर प्रतिरोध एवं टॉर्च बल्ब शामिल है। ये घटक ओम के नियम का पालन नहीं करते। ये जो घटक होते हैं ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं क्योंकि इनका प्रतिरोध वोल्टेज, तापमान या प्रकाश की तीव्रता के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। नेक्स्ट, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो सिंचाई के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी। नीति आयोग की रिपोर्ट कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार देश में जल की कुल खपत का लगभग 85% हिस्सा कृषि के क्षेत्र में, जबकि 10% जो है उद्योगों में और 5% घरों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें? सिंचाई में, उसके बाद उद्योग में, उसके बाद फिर घरों में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो ऑप्शन सी, मार्च 1936 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा 21 मार्च 1836 को कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के साथ आरंभ की। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ मिला दिया गया। इसको इंपीरियल लाइब्रेरी 1903 में जनता के लिए खोल दिया गया। इसको जो है 1903 में जो है जनता के लिए खोल दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम में परिवर्तन अधिनियम के द्वारा इंपीरियल पुस्तकालय के स्थान पर राष्ट्रीय पुस्तकालय अस्तित्व में आया। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद जो है इसका नाम क्या हो गया, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? तो बटुकेश्वर दत्त ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त। 8 अप्रैल
ये ध्यान रखिएगा डेट 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंके थे। ठीक है, कौन कौन था इसमें शामिल? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शामिल थे। और ये किसके सदस्य थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA के ये क्या थे? सदस्य थे। और इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में जो है ये बम फेंके थे। कब? 8 अप्रैल 1929। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है? करा कौन सा कोलाइड नहीं है इसमें से? तो इसमें कोलाइड नहीं है तो सिरका, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिरका या एसिटिक एसिड जल में वास्तविक विलयन का उदाहरण है, ना कि कोलाइड का। ये क्या है जो है? सिरका जो होता है ये वास्तविक विलयन का उदाहरण है, ना कि कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? तो कोलाइड जो होता है ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है कि कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जबकि वास्तविक विलयन 2 या अधिक घटकों का समरूप मिश्रण होता है। जो कोलाइडी होता है, कोलाइडी विलयन, ये क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इसे जो है हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और जो वास्तविक विलयन होता है ये 2 या 2 से अधिक घटकों का क्या होता है? समरूप यानी समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें जो है सिरका नहीं है, बाकी रक्त और धुआं ये कोलाइड विलयन के उदाहरण है। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन बी 366 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है। कह रहा प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ऑप्शन सी, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। पौधों में सूर्य के प्रकाश की ओर तने का झुकना ऑक्सीजन के असमान वितरण के कारण होता है। सूट टिप पर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित ऑक्सीजन हार्मोन तने की नोक से चलता है और प्रकाश प्राप्त न करने वाले पक्ष या छायादार पक्ष पर अधिक केंद्रित होता है। अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण तने का छायादार पक्ष प्रकाश प्राप्त करने वाले पक्ष की तुलना में तेजी से बढ़ता है। नतीजन जो तना प्रकाश की दिशा की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। ध्यान रखिएगा ये ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है ये पादप हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट है, नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? उस समय का करंट अफेयर था ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोखरा को। ऑप्शन बी, नेपाल सरकार द्वारा 17 मार्च 2024 को बराही घाट पर एक समारोह के दौरान पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। पोखरा मध्य नेपाल का एक महानगर है जो गंडकी प्रांत की राजधानी है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेपाल की राजधानी का क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोग को लिए क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने पीआरटी के TRE 3 और TRE 2 के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसी तरह हम लोग सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैग्नीज का जो है उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में, बैटरी उत्पाद में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज बहुत भंगुर धातु है। ठीक है, ये भंगुर धातु है, शुद्ध के रूप में इसका बहुत उपयोग नहीं किया सकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील जैसी मिश्र धातुओं में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग बैटरी उत्पादन, कांच उत्पादन, रबर एवं चीनी मिट्टी के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत लोगों का गलत भी हुआ था। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ध्यान रखिएगा ये 2 बार बने थे। ठीक है, पहली बार कब बने थे? तो पहली बार 1938 में, उसके बाद 1939। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। 2 बार कब कब बने थे? पहली बार 1938 हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1938 हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। दूसरी बार 1939 में
त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता हेतु गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कर की। देखिए, पहली बार 1938 हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने, दूसरी बार 1939 त्रिपुरी अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। पूछा था किसको हराकर ये अध्यक्ष बने थे, तो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर ये अध्यक्ष बने थे। परंतु गांधी जी के साथ विवाद के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इस्तीफा देने के बाद पूछा जाता है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो है सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक, नेक्स्ट है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत लोगों को गलत हुआ था। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी, तो इसका गठन ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका गठन कब हुआ था, तो 8 नवंबर 1927, ध्यान रखिएगा 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। इसका गठन का उद्देश्य क्या था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना और भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश करना इसका क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया था, तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया गया था। इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, और सातों क्या थे, तो सातों अंग्रेज थे। ठीक है, सातों अंग्रेज थे, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया और इसीलिए इसका विरोध भी किया गया था। ठीक है, और पूछा जाता है साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था, लेकिन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था और भारत में इसका भारी विरोध हुआ था। ठीक, पूछा था कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था। साइमन गो बैक का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा दिया था। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती हैं। ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यधिक अनुकूल परिस्थिति कहां पाई जाती है, तो खंभात खाड़ी। ऑप्शन ए खंभात की खाड़ी में। भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार देश की ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा क्षमता 9000 मेगावाट है। इसमें गुजरात में खंभात की कांबे की खाड़ी में लगभग 7000 मेगावाट, कच्छ की खाड़ी में लगभग 1200 मेगावाट एवं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में लगभग 100 मेगावाट क्षमता शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खंभात की खाड़ी में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन की सबसे अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। सबसे अनुकूल दशा जो है किसमें, कहां पे, तो खंभात की खाड़ी में। अधिक पूछा इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंबई आतंकी हमले 26/11 के दौरान अपनी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति द्वारा वीरता के पुलिस मेडल से सम्मानित आईपीएस अफसर डॉक्टर सदानंद दाते को राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी यानी NIA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, इन्हें जो है NIA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। ये भी बहुत लोगों को गलत हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कान। आंतरिक कानों में मौजूद मैकुला और क्रिस्टी शरीर के संतुलन को बनाए रखने में क्या करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10√2 मीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है मैथ के करीब जो है 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 40 नंबर में 7 से 8 जो है मैथ के पूछे जाते हैं, बाकी 7 से 8 जो है ज्योग्राफी के, फिर 7 से 8 ही इसके पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, इस तरह साइंस के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा CaO।
कठोर धातु के ऑक्साइड या संक्रमण धातु ऑक्साइड जैसे तांबा, जस्ता, लोहा और क्रोमियम की ऑक्साइड ऑक्साइड अपनी सीमित क्षारीयता के कारण पानी में नहीं घुलते। ठीक है, कठोर धातु के ऑक्साइड या संक्रमण धातु ऑक्साइड जैसे आपका तांबा हो गया, जस्ता हो गया, लोहा हो गया, क्रोमियम के ऑक्साइड हो गए, ये सीमित क्षारीयता के कारण पानी में नहीं घुलते, जबकि क्षारीय मृदा धातु ऑक्साइड की पानी में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड स्वयं बुझे हुए घोल देते हैं और सीमित मात्रा में क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023, उस समय करंट अफेयर था ये, तो ऑप्शन सी वहीदा रहमान को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहीदा रहमान। 2024 में किसे मिला? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पीआरटी में भी पूछा गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीवियस ईयर क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। दूसरी बात तो कई सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रीवियस ईयर आप लोग जो है कर डालिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था ये भी ध्यान रखिएगा, तो 15 जनवरी 1784 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान करना। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होने वाला है? नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये बाकू अजरबैजान में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था। पहला कॉप कब हुआ था? तो 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। 28वां जलवायु परिवर्तन कब हुआ? 2023 जो सम्मेलन हुआ था 2023 में, कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ था। 2024 में ये आपका 29वां कॉप था। ठीक है, कॉप बोलते हैं इसको, कॉप 29 तो आपका बाकू अजरबैजान में। और ध्यान रखिएगा कॉप जो है 30 ये कहाँ पे होगा? तो ये 2025 में ब्राजील में होगा, 2025 में ब्राजील में होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि कितनी है? तो ऑप्शन ए 425, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान समारोह पुरस्कार के लिए हर साल जो है पुरस्कार समारोह जो है कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। 23 अगस्त को ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाती है, जबकि सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। इन पुरस्कारों के अंतर्गत 4 श्रेणियों यथा विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा एवं विज्ञान टीम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार दिवस डैश मनाया जाता है। सभी को पता होगा बिहार दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग कर नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था और झारखंड कब अलग हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके पहले के क्लास मैंने बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? श्वास प्रक्रिया के लिए कौन सा कथन पूछ रहा सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में क्या होती है? भंडारित होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन के ऊर्जा निर्गमन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। भोजन के ऊर्जा निर्गमन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है,
इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना शामिल है। ठीक है, श्वसन के अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके भोजन का ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और फिर शरीर के अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना शामिल है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया के को इसका समीकरण के माध्यम से समझा जा सकता है। यानी आपका क्या है, ग्लूकोज यानी C6H12O6 है और ऑक्सीजन है, तो ये मिलकर क्या बनता है, ये आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल और जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि x घात 4 प्लस y घात 4 बराबर 17 तो x प्लस y बराबर 1 हो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान क्या होगा, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। कारण निम्नलिखित में से कौन 4 पायलटों में से नहीं पूछा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, तीनों शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का कौन सा स्थान पूछ रहा है, तो भारत का स्थान है इसमें ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 133वां स्थान है। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के मामले में भारत 164 देशों में 133वें स्थान पर है। देश में प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता मात्र कितना है, 1544 क्यूबिक मीटर है, जो वैश्विक औसत 3000 क्यूबिक मीटर से क्या है, काफी कम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि दिया है 1/5 की घात 3x बराबर 0.008 हो तो 0.25 की घात x का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 में। मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाजवादी विचारधारा वाला अंग था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। ये भी जो है बीपीएससी के द्वारा अपने एग्जाम में पूछा गया है कई बार, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन बी। काली नदी अथवा महाकाली, इसे महाकाली भी कहा जाता है, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। 1916 में नेपाल और ब्रिटिश भारत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित सुगौली के संधि के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई। ध्यान रखिएगा, ये 1916 में नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित सुगौली की संधि के तहत काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसके लिए आप ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली नदी। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। इसी तरह हम लोग जो है एसएसटी के प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।